एक चीज रह गई थी 26 जनवरी 1950 को, जैसे ही सारा का सारा काम हो रहा था या होने वाला था, तो उस टाइम एक चीज की दिक्कत आई कि अपना भी कोई क्या होना चाहिए, एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना क्या होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। दो चीज यहां समझनी है, पहले इसको समझो। भारतीय प्रतीक चिन्ह, तो वो क्या था, वो क्या था, सारनाथ से लाए, देख सारनाथ से लाया गया क्या था, सारनाथ में क्या है, एक अशोक स्तंभ। सारनाथ में क्या है, अशोक स्तंभ, और उस पर ही एक वाक्य लिखा हुआ है। उस सारनाथ स्तंभ पर एक क्या लिखा हुआ है, वाक्य, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते को भी क्या बना देगा, अपना आदर्श वाक्य बना देगा, यानी कि राष्ट्रीय वाक्य है। इसको क्या रूप दे दिया गया है, आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य के रूप में। ठीक है, सत्यमेव जयते। कहाँ से कहाँ भाई, ये सब सारनाथ स्तंभ की बात चल रही है, कहाँ पर, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ की जो शीर्ष पर है, ध्यान रखना, सारनाथ के शीर्ष पर कितने सिंह है, सिंह है तो वे कितने हैं, चार। दिखाई कितने देते हैं, सामने से अगर आप देखोगे, सामने से, सामने से दिखाई देंगे कितने, तो वो तीन। उन तीन को क्या कहा जाता है, सिंह फर्ण। जो दिखाई देवे उन्हें क्या बोला जावे, सिंह फर्ण। ठीक है, ध्यान रखना, उन्हें क्या बोला जाएगा, सिंह फर्ण। यदि वैसे बात करें सारनाथ स्तंभ में कुल पशु कितने हैं, तो कुल पशु कितने हैं, ध्यान रखना, चार। ठीक है, हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, चार उस पर क्या है, कुल कितने पशु अंकन है, तो चार है। कुल कितने सिंह के शीर्ष है, तो कितने हैं, चार है। ठीक है, सारनाथ से लाया गया था स्तंभ, जिसे क्या बोला गया है, सारनाथ स्तंभ को क्या बोला जाए, अशोक स्तंभ। ये कब अपनाया गया था अपना, ये आपको पता ही लग गया हो कब, 26 जनवरी को, जब संविधान को लागू किया उसी दिन इसको क्या है, अपनाया गया था। ठीक है भाई, तो बात समझ आ गई। तो संविधान दिवस किसे कहा जाता है, तो 26 नवंबर को। गणतंत्र दिवस किसे कहा जाता है, तो किसको भाई, 26 जनवरी को। बात समझ आ गई। विधि दिवस 26 नवंबर। संविधान बनकर कब तैयार हो चुका था, तो कब हो चुका है, 26 नवंबर 1950 को। लेकिन लागू जो हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या है, मैं आपको ये बता दूं, कारण क्या है एक पर। ठीक है, कारण यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारत को स्वराज घोषित कर दिया गया था। कब, वो कब करा था, 1939 में। ठीक है, ध्यान रखना, कब करा था भाई, 1939 में। क्या करता है, स्वराज घोषित कर दिया था कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1940 को, 26 जनवरी 1940 को हम इस देश को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। बात समझिए, 26 जनवरी 1939 को, सॉरी, 26 जनवरी से 1939 को हम देश को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, स्वराज कर देंगे, अपना स्वयं का राज कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब ये है, पूर्ण स्वराज कर देंगे अपने आप में पूरा। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे दो चीजें, एक तो स्वराज, एक है पूर्ण स्वराज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दोनों की क्या की गई थी, मांग। दोनों क्या की गई थी भाई, मांग। तो दोनों की मांग में अंतर है, किसकी किसने करी थी। तो ध्यान रखना, स्वराज की जो मांग करी थी वो किसने की थी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन पूर्ण स्वराज की यदि बात करें कि मांग किसने करी थी, तो वो थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी फ्लो फ्लो में बोल दिया गया था ये
कि 26 जनवरी 1947 को हम देश को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, लेकिन उस समय तो नहीं हो पाया, तो इसीलिए 26 जनवरी को क्या कर दिया गया, संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो बात चली थी प्रस्तावना की, प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए। इसे क्या कहा गया, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहा गया, संविधान की आत्मा। सवाल ये बनता है कि किसने कहा, तो संविधान की आत्मा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वैसे तो बहुत सी चीजें हुई, कि इसे सफलता की कुंजी भी कहा गया, संविधान की कुंजी भी कहा गया, लेकिन ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है कि संविधान की आत्मा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहीं पर संविधान की आत्मा को लेकर एक और नोट है, ध्यान समझेंगे। चलिए मैं अलग से बना दूंगा इसके लिए ग्राफ आपके लिए, ये आपका नोट हो जाएगा अच्छे से। संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा, इससे समझेंगे बात को। तो संविधान की आत्मा दो को कहा गया है, नंबर एक प्रस्तावना को, और नंबर दो संवैधानिक उपचार। यानी कि इसे बोल सकता हूं मैं आर्टिकल 32, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, संविधान की आत्मा के बारे में समझ के, दो को कहा गया, किसको, संवैधानिक उपचार को, आर्टिकल 32 को, और प्रस्तावना को। कहा किस किसने, तो इसको तो किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संवैधानिक उपचार को किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा था, संवैधानिक उपचार को, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है ये मैं बता दूं, संविधान तो आपकी समझ, प्रस्तावना तो आपकी बात समझ में आ गई। प्रस्तावना क्या है, एक मूल रूप है जिसमें हम क्या है, संविधान को पूरी तरह से देख सकते हैं। एक प्रस्तावना कहते हैं, हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि ये जो संविधान है वो किस लिए कार्य कर रहा है, किसके अनुसार कार्य कर रहा है, किसके किस किस वजह से कार्य कर रहा है। लेकिन संविधान उपचार की मैं बात करूं तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये चीज है आर्टिकल 32 के अंदर, जिसे क्या कहा गया, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, संविधान की आत्मा। ठीक है, ध्यान रखना, एक संविधान की आत्मा प्रस्तावना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, आगे चलेंगे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर। प्रस्तावना में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र, भारतीय संविधान में, सॉरी प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है, तो वो खासकर ध्यान रखना, कितनी बार हुआ भाई, 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना कितनी बार हुआ है, 2 बार है। प्रस्तावना में कितने शब्द है, 73 शब्द है, ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं। लगभग कितनी लाइनों में इसको लिखा जाता है, तो 13 से 14 लाइनों में, 16 भी लिखा होगा, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ आएगी। ठीक है, ठीक है भाई, तो भारतीय प्रस्तावना का खासकर ध्यान रखना। तो प्रस्तावना क्या है, एक रूप बना दिया गया था। ठीक है, प्रस्तावना क्या माना गया था कि संविधान का भाग बिल्कुल भी नहीं है, पहले यह माना गया था कि इसका भाग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केस एक हुआ था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किसके अनुसार, केशवानंद भारती के साथ क्या है, केशवानंद भारती बनाम केस ने क्या कर दिया था, इसको कर दिया था, क्या कर दिया था कि ये क्या होगा, भाग होगा, जिसमें इसके ढांचे को, मूल ढांचे को ना छेड़ते हुए भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा संशोधन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा कुछ नहीं सकते। बात समझ में आई, मतलब क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं लेकिन घटा कुछ भी नहीं सकते, उसका थोड़ा कुछ प्रारूप बदल सकते हैं, लेकिन कम उसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। तो इसी के अनुसार क्या हुआ था कि प्रस्तावना में ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ भाई, संशोधन हुआ। एक बार क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, सवाल यह है तो कब किया गया। ठीक है,
तो एक बार संशोधन हुआ, वो कब हुआ? वो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। और संशोधन में क्या किया गया? संशोधन की यदि मैं बात करूं क्या किया गया, तो 3 शब्द जोड़े गए। क्या किया गया भाई? 3 शब्द जोड़े गए। तीन शब्द जोड़े गए। उन 3 शब्दों की मैं बात करूं तो नंबर 1 है समाजवाद, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, इस धर्मनिरपेक्ष को क्या बोला जाता है? पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो तीनों शब्द लिए गए। तीनों शब्द कहाँ से लिए गए थे? तो ध्यान रखना, यदि इन तीनों की बात करूं तो कहाँ से लिए गए थे भाई? अपना फ्रांस से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे 3 शब्द। कौन कौन थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। बात समझ में आएगी? ये कितना काम हो गया? प्रस्तावना से लेकर काम हो चुका। ठीक है, जितना आपसे ज्यादा क्या है पूछा जा सकता है। प्रस्तावना कब पेश की गई थी? तो कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब अपनाई गई थी? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना मूल रूप क्या था? उद्देशिका। उद्देशिका को किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार हुआ है? तो केवल 2 बार हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका? तक मात्र 1 बार हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ है। उसके अनुसार क्या किया गया? तो क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया। अनुसूचियां। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? अनुसूचियां। यदि मैं बात करूं यहां पे ध्यान से समझेंगे, मूल संविधान की, जब बना था संविधान, ठीक है, मूल संविधान, मूल संविधान को एक बार इधर देखना चाहो तो देख लो ध्यान से। कब? 26 नवंबर 1949 को, जब क्या हो गया था, संविधान पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो उस समय ध्यान रखना क्या था इसमें, ध्यान रखना। तो 8 अनुसूची, ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। ठीक है, यदि मैं बात करूं किसकी? वर्तमान की। कब? आज की बात करूं, वर्तमान की। तो वर्तमान की कंडीशन यह है कि 12 क्या है अपनी? अनुसूची। 25 क्या है अपने? भाग है। और 448 क्या है अपने? अनुच्छेद है। ये कब की कंडीशन है? वर्तमान की। तो बात समझ आई? तो मूल संविधान की यदि मैं बात करूं तो मूल संविधान में कितनी थी? तो 8। और यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितनी है भाई? 12। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8। अब इन सबको पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके 12 की 12 को। ठीक है, मैं बात करूं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में जो उल्लेख है वो किस चीज का है? तो वह है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, राज्य की बात करूं तो कितने हैं? टोटल 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो वो कितने हैं? 8 है।
तो इनके बारे में क्या करना, नाम व सीमा में परिवर्तन। इनमें क्या करना है, नाम व सीमा में परिवर्तन। यदि नाम व सीमा में कोई भी परिवर्तन करना हो तो वो किसके अनुसार होगा, संविधान की कौन सी, पहली अनुसूची के तहत होगा। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी अनुसूची के तहत होगा, पहली के। दूसरी की बात करूं भाई मैं, दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची की बात करूं तो वो क्या है, वेतन भत्ते पर आधारित। वो भी किसको, पदाधिकारी को। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते को लेकर क्या है, कौन सी अनुसूची है, दूसरी। इसमें एक चीज नोट करने की है, ध्यान रखिए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने की है। नोट करने की क्या चीज है कि उपराष्ट्रपति का वेतन दूसरी दूसरी अनुसूची से नहीं दिया जाता। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस पदाधिकारी का वेतन दूसरी अनुसूची से नहीं दिया जाता, या किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। इसमें ध्यान रखना उल्लेख है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश, इन सब के बारे में क्या है, इसके अंदर उल्लेख है। बात समझ आई। तो किसका उल्लेख नहीं है, किसके वेतन का, तो किसका है, उपराष्ट्रपति के वेतन का। क्यों, क्योंकि इसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ये अब तक आपने बहुत क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन चला था अब तक, क्या कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है, तो किसके आधार पर, राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम में अगर इससे क्वेश्चन कोई बना तो वो क्या बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ये बनेगा, ध्यान रखना, कि दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जब तो आपको लिखे हुए मिलेंगे ना, तो आपको जब पता कि राष्ट्रपति को मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि उपराष्ट्रपति को भी जरूर मिलेगा। बात समझ में आ गई भाई। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना, ये ही छोटे छोटे सवाल है। फिर आकर आप इसको क्या करोगे, सर्च करोगे, वहां पे देखोगे तो छोटी सी गलती बहुत है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये नोट करने की चीज़ थी। बात समझ में, ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरी अनुसूची को समझेंगे। तीसरी अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। क्या है उसके अंदर, शपथ ग्रहण की बात करी गई है। शपथ ग्रहण करना, बात समझिए। जैसे कि राष्ट्रपति किसके द्वारा करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति के। ठीक है, ये करके ही होगा कि उपराष्ट्रपति किसके सामने लेगा, तो राष्ट्रपति के। प्रधानमंत्री किससे लेगा, तो राष्ट्रपति से। तो ये सब शपथ का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है, तीसरी अनुसूची में। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान समझेंगे। देखो भाई ध्यान से, ये भी नोट करने का क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर है ना, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है।
ये क्वेश्चन आपसे आएंगे, ध्यान रखना। यही वे क्वेश्चन है जो आपको क्या करेंगे, तो ध्यान रखना, कोई नहीं, कोई नहीं। बात समझ में आ गई? तो कोई भी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि वो क्या है, सदस्य के रूप में पहले से ही ले चुका होता है। जब लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और उन सदस्यों में से ही क्या चुन लिया जाता है, एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, क्या, कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो कोई भी नहीं दिलाता। दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं है, तो किसका नहीं है, तो वो कौन है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान, बात समझ में आई भाई? अच्छे से समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलेंगे आगे। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची, चौथी। चौथी अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, राज्यसभा की हो या लोकसभा की भी हो, सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, आधार है इसका, ध्यान रखना, जनसंख्या। आधार क्या होगा, जनसंख्या। यदि सन भी पूछ लिया तो 1971, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा, 1971। तो राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होगा किस अनुसूची के तहत, चौथी अनुसूची के तहत। और किस आधार पर होगा, तो किस आधार पर होगा, तो वो होगा जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलेंगे। पांचवी अनुसूची। आप आप मतलब विश्वास करें कि अगर आपने ये सब तैयार कर लिया ना, समझ लो कि पेपर का 70% आपने यहीं से तैयार कर लिया। बाकी जो बचा, प्रीवियस के क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन, उनसे क्या आ गया, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप यूपी पुलिस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को ना स्किप करें, पूरे ध्यान से देखें। उसके बाद अपनी बुक को ट्राई करें, जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है। तो आपको खुद ही लगेगा कि बुक को पढ़ने का कुछ इंटरेस्ट बढ़ गया है। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उसको क्या करें, कमेंट में भेजेंगे, मैं उसको बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे डिफाइन करके भेजूंगा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जा रही है, वो चीज़ें मैं आपको क्या है यहाँ पर बोर्ड में बिल्कुल करा रहा हूँ क्लियर तरीके से, ठीक है। बाकी जो आपको कुछ बचेगा भी तो उसको मैं कहाँ पे, प्रीवियस के क्वेश्चन है जैसे कि, या आने लायक क्वेश्चन है उनके अंदर, है ना, तो उनके अंदर PYQ के अंदर मैं आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। तो पांचवी अनुसूची की यदि मैं बात करूं, तो पांचवी अनुसूची में क्या है भाई, तो पांचवी अनुसूची का क्या मैटर है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या है, प्रशासनिक क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित जाति, या फिर मैं कह दूं जनजाति। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रशासनिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखना। अनुसूचित जनजाति जाति का क्षेत्र है, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन सब क्षेत्रों में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो उनके बारे में जो प्रशासनिक क्षेत्र है जो, वो सारा का सारा क्या है, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, पांचवी के अंतर्गत, उसको क्या रखा गया है, स्पेशल में रखा गया है। फिर बात करूं मैं छठी अनुसूची की, ठीक है, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, ठीक है। इसमें क्या है, केवल 4 राज्य की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या की गई है, केवल 4 राज्य की बात की गई है, कौन कौन से, असम,
त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन चार राज्यों की बात की गई है। केवल इन चार की क्या है, प्रशासनिक क्षेत्र की बात की गई है इनमें भी। इनके भी किसकी की बात की गई थी, प्रशासनिक क्षेत्र की बात करी गई है, केवल चार की। याद रखने के लिए आप याद रखते हैं, एटीएम याद रख सकते हैं, एटीएम, एम, एटीएम जो है वो कहाँ है, ध्यान रखना, एटीएमएम, एमएम ध्यान रखना कि एटीएमएम मणिपुर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है, मणिपुर में नहीं। कभी मेघालय मिजोरम तो हो जाएगा, ठीक है, मेघालय और मिजोरम तो आपका हो ही जाएगा एमएम से, लेकिन मणिपुर में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, तो एम से आपका डाउट बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ना। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। इसके प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में जो बात हुई है वो कौन सी उसमें हुई है, छठी अनुसूची में। सातवीं की बात करूं भाई मैं, सातवीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान, कौन सी, सातवीं अनुसूची। इसमें क्या कहेगी, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा भी ध्यान रखना कितने रूप में है, तो तीन रूप में। कितने रूप है, तीन, कौन कौन से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन से है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तीन रूप में क्या करा गया, सातवीं अनुसूची में सात शक्ति है ना, सात शक्ति, सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा, लेकिन कितनी है वे, तीन। कहाँ कहाँ पर, एक तो संघ में, केंद्र में, एक राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश के साथ केंद्र में लगेगी। तो संघ, राज्य, समवर्ती, है ना, यानी कि जो कानून बनेगा या तो केंद्र राज्य केंद्र सरकार बनाएगी, या फिर राज्य सरकार बनाएगी, या किसी चीज पर दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये कानून बनाना है ना, उसी शक्ति की बात करी गई है यहाँ पर, किसमें, सातवीं अनुसूची में करी गई है, ठीक है। तो सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है, तीनों से, संघ, राज्य, समवर्ती सूची से। मैं बात करूं किसकी भाई, आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी, आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची जो है वो किससे है, भाषा से रिलेटेड। किससे भाई, भाषा से। बात समझ में आ गई। भाषा के रूप में ध्यान रखना, मूल रूप में यानी कि मूल संविधान में, यदि मैं बात करूं कि मूल संविधान में जो लिखी हुई है भाषा, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है, तो कितना, 14 का। यदि मैं बात करूं वर्तमान की, वर्तमान संविधान में कितनी है, तो 22, ठीक है, ध्यान रखना कितनी है, 22, ठीक है भाई। ये कौन सी होगी, अपनी आठवीं अनुसूची होगी। नेक्स्ट चलेंगे, नौवीं अनुसूची। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपका ध्यान रखना बहुत ध्यान से। कौन सी भाई, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, ठीक है। नौवीं अनुसूची किससे है, तो ध्यान रखना वो है भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, ठीक है, किससे है भाई, भूमि सुधार से, नौवीं अनुसूची, ठीक है। या इसको मैं बोल सकता हूं संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण। तो भूमि सुधार से जो संबंधित है, ध्यान रखना, तो वो कौन सी है, नौवीं अनुसूची है, ठीक है। इसे भी क्या करा गया था, जोड़ा गया था, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो इसको जोड़ा गया था क्या, पहला संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या करा गया था, जोड़ा गया था, ये भी नोट करने की बात है। क्योंकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 8, ये कौन सी आ गई, 90 नंबर की। तो इसको क्या करा गया था, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या करा गया था भाई, जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951
के द्वारा क्या करा गया, इसको जोड़ा गया। कहाँ पर? भारतीय संविधान की अनुसूचियों में इसको क्या करा गया भाई? जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं होगी। 10वीं अनुसूची देखेंगे। दसवीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल से संबंधित। दल बदल कानून से संबंधित है। दल को क्या करते थे? बदल देते। ठीक है, ध्यान रखना। दल को क्या कर देते थे? बदल देते थे। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आएगा? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसको भी क्या करा गया था भाई? जोड़ा गया था। इसको भी क्या करा गया था? जोड़ा गया था। कैसे? ध्यान से समझेंगे। तो इसको जोड़ा गया था, ये भी नोट है, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको क्या करा गया था? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलेंगे। ग्यारहवीं। 11वीं। ग्यारहवीं अनुसूची भाई, इसमें क्या होगा? पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में, वो भी कौन सी पंचायत होगी यदि मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायत होगी उसके बारे में इसमें क्या है भाई? कहा गया है। ठीक है, इसको भी क्या करा गया? जोड़ा गया। सीधी बात है। चलो इसको भी जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ा गया था किसको? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको क्या कर दिया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। 12वीं भी यहीं पे ले लेंगे अपनी। बारहवीं अनुसूची, वो क्या है? नगर पंचायत से संबंधित है। वो किस विषय है? नगर पंचायत विषय से संबंधित है भाई अपनी। जब 11वीं को जोड़ा गया था तो किसको जोड़ा गया होगा? 12वीं को भी जोड़ा गया होगा भाई। तो इसको भी नोट करेंगे। ये था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1993। ये सारा का सारा क्या था? आपका अनुसूची का मैटर था। इनके विषय खासकर ध्यान रखना कि किस अनुसूची के अंतर्गत कौन सा है, किस अनुसूची को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इनकी व्याख्या। जैसे कि 7वें संविधान संशोधन की बात करूं मैं, सॉरी 7वीं अनुसूची की बात करूं, क्या करना कि इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा मैटर पढ़ना है अपनों को। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि 8 भाषा क्या है? एक्स्ट्रा आ गई। 8 भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनको भी क्या करा होगा? जोड़ा गया होगा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई। फिर बात करेंगे आगे 9वीं की। इसके बारे में बताया दिया कि पहले संविधान संशोधन जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत क्या है? भूमि सुधार है। ठीक है, ऐसी दल बदल है, कोई खास नहीं इसमें पढ़ने की। लेकिन 11वीं है, इसके अंदर कुछ विषय हैं। 12वीं है, इसके अंदर भी कुछ विषय हैं। तो इन चीज़ों क्या है, थोड़ा बहुत और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। बाकी आप क्या करें, इसके स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका आप क्या है? स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप पहले, इसका भी ले लें। ये भी ले लें। ये सब क्या है? आपके पास मटेरियल हो गया अच्छे से। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। ये सारा का सारा मैटर किसका था? अनुसूची होगा। ठीक है भाई।